नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे सबसे पहले अहम जानकारी की। साल के आखिरी में कई राज्यों में चुनाव होने में, ऐसे में बीजेपी को इसको देखते हुए 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है, जिसमें ओम माथुर को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया है, तो वहीं भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का, प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का और प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बदल दिए हैं। बता दें कि ओम माथुर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी। तो चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। इससे पहले भी 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी बदल दिए गए थे और ऐसे में देखिए अब चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश आर्य हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं भोपाल से। राजेश, चुनाव एकदम नजदीक और ऐसे में बीजेपी लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अलग अलग। भोपाल से क्या जानकारी है? मध्य प्रदेश के में जो राजनीति में अभी बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर भूपेंद्र यादव को ये आला कमान ने जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वही हम बात करें तो राजस्थान की प्रहलाद जोशी को कमान दी गई है, तो वहीं ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। जो 4 राज्यों के अंदर चुनाव होना है और उसी को लेकर अब बीजेपी ने जो है संज्ञानात्मक जो नियुक्ति है वो कर दी गई है। और जिस तरीके से आगामी चुनाव अब हम देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांटे की टक्कर है, और वहीं कर्नाटक का चुनाव के बाद अब जो है कि भाजपा सरकार फुल तैयारियों में लगी हुई है कि ताकि कोई भी ऐसी चूक ना हो जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। जहां जहां चुनाव है वहां के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना कितना अहम है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी इस वक्त मौजूद है उनकी तरफ से लगातार बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको वहाँ पर भी जो है कि बड़े बदलाव किए गए हैं। राजस्थान में बड़े बदलाव किए गए, छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा बदलाव किए गए। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है कि अभी जिस तरीके से देखा था जाए तो कर्नाटक के अंदर हिंदुत्व का कार्ड खेला गया था, तो अब तेलंगाना के अंदर देखना जाएगा कि बहुत बाहुबलीय क्षेत्र है। हिंदुत्व वोटर्स भी वहाँ मुस्लिम वोटर्स के ज्यादा है और वहाँ पर कई ऐसी पार्टी है जो इस टास्क के अंदर सामने आ सकती हैं। और वहीं अब जो है कि बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें जिस तरीके से सियासत आदिवासियों को लेकर चल रही है, यहाँ पर आदिवासी जैसे मुद्दों को अब जो है कि कांग्रेस बढ़ाने पर तुली हुई है। वहीं विधानसभा सत्र जो अभी आने वाला है मानसून, उसके अंदर भी अब जो कांग्रेस है कि आदिवासी जैसे मुद्दों को उठाएगी और वहीं आगामी चुनाव को भी एक आदिवासी मुद्दा मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती जो है कि बीजेपी के लिए बन सकता है। भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो खासा उनके पास अनुभव है, राज्यसभा सांसद भी है और ऐसे में क्या वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फरवरी में भी जो है कि उनका जो प्रभारी जो है उनको राजस्थान का बनाया जा रहा था, मगर अब संगठन ने जो विचार विमर्श किया है कि उनको मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखा जाए तो इस समय जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है, जहाँ पर टक्कर की इससे पहले जो कांग्रेस आई थी वो चुनी हुई सरकार थी। कांग्रेस लगातार एक ही बात कहती हुई है आज भी कि हमारी चुनी हुई सरकार को जो है कि बीजेपी ने हमारे एमएलए को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया था। ये आरोप लगातार कांग्रेस लगाती है। इससे पहले जो चुनाव है कांग्रेस अच्छी सीटों से जीती थी और अब दावा लगातार कांग्रेस कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कर रही है, जिसको देखते हुए ये निर्णय बीजेपी ने लिया है कि कि उनको आला कमान ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अच्छी चीज जो है कि यहाँ पर जिला सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल सके, ताकि काफी अनुभव उनको है, जिसको देखते हुए जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जी बिल्कुल, ये तो साफ है राजेश की आने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती इस बार, इसलिए उन्होंने ज्यादातर केंद्रीय मंत्री को जो है वो चुनाव प्रभारी बनाए हैं तमाम राज्यों में। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े चेहरे थे तो इस बार उनको सोच समझ कर चुना गया है। फरवरी में हम बता दें कि आपको ये अटकलें चल रही थी, उनको राजस्थान की कमान दी जा रही थी भूपेंद्र यादव को, अब जो है कि उनको मध्य प्रदेश की कमान बड़ी सोच समझ और रणनीति के हिसाब से दी गई है।
जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अभी कहा था कि लगातार यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लगातार वरिष्ठ बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 दौरे से ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें तो लगातार उनका दौरे चल रहे हैं और यहाँ आदिवासी बहुल्य इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री ने करे हैं। शिवराज सिंह चौहान की लगातार बैठकें हो रही हैं, जनसभाएं उन क्षेत्रों में हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब जो आदिवासी को खींचने की वोट बैंकिंग जो है कि कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, उसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश में बिल्कुल यही वजह है कि बीजेपी लगातार एक के बाद एक नई रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने 2 किताबों का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम और काम में भी गीता है। जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण भी है। वहां करुणा है, ज्ञान भी है, वहां विज्ञान शोध भी है। यहाँ सब वासुदेव में भी है। वहीं इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और गोरखपुर में रोड शो भी किया गया और पूर्वांचल को साधने की कोशिश इस दौरे से की जा रही है। तो बता दें कि काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास है। ऐसे में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र और गोरखपुर दोनों के दौरे पर है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में ये चुनावी शंखनाद पीएम मोदी का माना जा रहा है और गोरखपुर में गीता प्रेस प्रिंटिंग में ये कार्यक्रम जो था, शताब्दी कार्यक्रम समापन कार्यक्रम था, उसमें पीएम मोदी ने शिरकत किया और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 100 साल के समय जो बीता है इसमें करोड़ों किताबें जो है वो छपी है इस प्रिंटिंग प्रेस में और ऐसे में ये हमारी विरासत को बताता है। तो पीएम मोदी की तरफ से तमाम चीजें की गई। उन्होंने कहा कि जहां गीता वहां साक्षात कृष्ण भी है। तो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जहां की तस्वीरें आपके साथ साझा करें। काफी अहम था ये पूरा समारोह और ऐसे में तमाम परियोजनाओं की सौगात भी गोरखपुर के वासियों को, यूपी के जनता को पीएम मोदी देने के लिए पहुंचे। ऐसे में चुनावी शंखनाद ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है और वाराणसी के दौरे पर भी रहने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र भी जाएंगे। गोरखपुर की बात की जाए तो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। ऐसे में काफी अहम ये उनका दौरा है। पूर्वांचल को साधने की कोशिश इस दौरे के माध्यम से पीएम मोदी करने वाले हैं। बीजेपी अब लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है और आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो पीएम मोदी पहले छत्तीसगढ़ गए थे, वहां के बाद वो सीधे गोरखपुर के लिए रवाना हुए। गीता प्रेस के ये शताब्दी समापन समारोह में उन्होंने शिरकत की और इसमें तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। तो पीएम मोदी ने 2 किताबों का विमोचन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां की हर एक चीजों को बारीकी से देखा, समझा और हर एक चीजों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने बहुत बारीकी से वो वहां के गीता प्रेस के चीजों के बारे में वो समझ रहे हैं, जाके तस्वीरें आपके साथ साझा करें। बता दें कि पीएम मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। ये बड़ी सौगात मानी जा रही है पूर्वांचल के लिए, लोगों के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या माहौल अभी वहां पे नजर आ रहा है? पीएम मोदी वहां से रवाना हो चुके हैं या नहीं? क्या कुछ आगे का कार्यक्रम? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पीएम मोदी इस टाइम यहाँ से बनारस के रवाना हो चुके हैं। उनके आने पर गोरखपुर की जनता उनको फूलों और मालाओं से भव्य स्वागत किया है। जैसा कि गोरखपुर की जनता के लिए उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में जो शिरकत की है उससे जनता बहुत ही प्रसन्न है। और पीएम मोदी के द्वारा अन्य जो शिलान्यास 500 करोड़ का गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक तरीके से लैस किया जाएगा। ये बहुत ही खुशी और उल्लास का गोरखपुर जनता के लिए माना जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी खुशी का पल था, वो तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए गीता प्रेस के ये समापन शताब्दी कार्यक्रम में, तो इसमें भी पीएम मोदी ने शिरकत की, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के वो मुख्य अतिथि रहे हैं आज।
और गोरखपुर की गीता प्रेस 100 साल से ज्यादा से गोरखपुर और पूरे देश एवं प्रदेश और विश्व में वहाँ की किताबें वहाँ पर जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी द्वारा वहाँ की गीता प्रेस के ट्रस्टियों एवं वहाँ के कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया, मोदी द्वारा उन्हें संबोधित भी किया गया। यह एक तरह का देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। जी, पूर्वांचल को साधने की कोशिश इस दौरे के माध्यम से बीजेपी करना चाहती है और जानकारी ये भी निकल के सामने आई है आदित्य कि 2 किताबों का विमोचन भी किया गया। कौन सी थी वो किताब और कितनी अहम हो जाती है किताब? जी, मैं आपको बता दूंगा, गुजराती भाषा में और एक भाषाओं में, कई भाषाओं में तो निकलती थी, गुजराती भाषा और उड़ीसा भाषा के किताबों का है विमोचन मोदी द्वारा किया गया। उन्हें वो किताब भेंट भी दी गई वहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा। जी, गोरखपुर में कितने वक्त के लिए पीएम मोदी वहां पे रुके थे और किस किस ऐसे कार्यक्रम है जिनमें उनकी तरफ से शिरकत किया गया था? गीता प्रेस की बात की जाए तो वहां पे उस कार्यक्रम में कितनी देर तक उनका ठहराव था? लेकिन मैं आपको बता दें, वो करीब 45 मिनट वो गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में रहे। करीब 2:15 पर वो गोरखपुर के एयरपोर्ट पर आ चुके थे। उसके बाद 3 बजे के आसपास वो वहां से निकले। करीब 8 से 9 किलोमीटर के रास्ते पर गोरखपुर की जनता उनका स्वागत करती रही और फूल मालाओं द्वारा। जी बिल्कुल, वो तस्वीर निकल के सामने आई, काफी कुछ वो तस्वीर बयां करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हेमंत प्रशक की अदालत ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाया। इस तरीके से उनकी सजा बरकरार रहेगी। राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। वहीं इसको लेकर कई जगहों पर कांग्रेस के प्रदर्शन भी किया और विरोध भी जताया। तो राहुल गांधी की ये याचिका जो है गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें, मोदी सरनेम मानहानि मामले की याचिका जो है उसमें 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी। हालांकि जेल से उनको उस समय जो है निजात मिल गई थी, लेकिन ये याचिका जो है इसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी थी ये सजा के कारण। और ऐसे में राहुल गांधी ने आवाज उठाते हुए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आज सुबह 11 बजे फैसला आ गया। राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें, न्यायमूर्ति हेमंत प्रशक की तरफ से ये याचिका खारिज कर दी गई। खारिज करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि राहुल गांधी के ऊपर कई ऐसे मामले हैं जो कि दर्ज है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक और बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी को भी लगा है। देखिए स्वीटी, बिल्कुल गुजरात हाई कोर्ट से जो है मोदी सरनेम वाले मामले को लेकर राहुल गांधी को आज एक बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि उस निचली अदालत में जब उन्होंने रुख किया था तो उन्हें जो है सदस्यता गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बाद आज राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे तो उनको भी एक फिर दोबारा से झटका लग गया। सुबह 11 बजे इस पर जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बता दें कि राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस के नेता और जो मंत्री हैं उनको भी बड़ा झटका लगा, जहाँ राहुल गांधी की सदस्यता उन्हें गंवानी पड़ी। बता दें कि 2024 के चुनावों की भी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो नज़दीकियाँ को देखते हुए राहुल गांधी जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन उसके बाद ही बता दें कि इस्तीफा करने की जरूरत, तो उसमें जो है काफ़ी बड़े मामले को देखते हुए हाई कोर्ट ने फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 के तो चुनाव लड़ने से गए। लेकिन उसके बाद बात की जाए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा। देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने जब सदस्यता को लेकर याचिका दायर की थी तो उसने जो याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी में उसमें मुसीबत में पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी को अब सोचना होगा कि अगली बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की, कांग्रेस की? क्या राहुल गांधी आगे अपर बेंच का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं राहुल गांधी? क्या आगे का उनका रोड मैप रहने वाला है? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है राहुल गांधी को आज गुजरात हाई कोर्ट से याचिका जो है खारिज कर दी गई, तो अब लेकिन अब उसके बाद एक ही दरवाज़ा उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट। वो जरूर जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद राहुल गांधी को कहीं ना कहीं बचाव का रास्ता नजर आना लगता है। क्योंकि इस तरीके से जब राहुल गांधी ने सरनाम मोदी को लेकर जो टिप्पणी गुजरात में की थी 2019 में, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने मोदी सरनेम मोदी के बारे में कुछ बात कही थी, तो उसके बाद वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने जो है मानहानि का केस लगा
लगाया। केस लगाने के बाद ये मामला जब उठा तो उसके बाद उनको राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। गंवाने के बाद आज जब उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें याचिका उन्होंने दायर की तो याचिका पे उनको खारिज कर दिया गया। लेकिन अब लास्ट उनके पास जो आस है वो सुप्रीम कोर्ट की आस लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। चुनाव आखिरकार राहुल गांधी नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद ही देखना अब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका तो लगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के ये हो नेता जाता है जब गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने हेमंत प्रेक्षक ने ये याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर कई ऐसे मामले जो दर्ज है और इसलिए ये याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी याचिका पे राहुल गांधी की याचिका पे जो है दायर करने की बात की थी उसे खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी पे ऐसे और भी केस चल रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की याचिका को खारिज करना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी जो है अगला कदम जो उठा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जब उनके सामने जो सदस्यता उन्हें गंवानी पड़ी, दिल्ली से बंगला उनका खाली कराया गया, उसकी जो चाबियां उन्होंने खुद दे के अपने गए थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस का और राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन तमाम जानकारियों के लिए। और महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण को समन जारी किया। दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया गया है। तो बता दें कि यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब देखिए जानकारी निकल के सामने आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है, सेक्रेटरी को भी तलब किया गया और बृजभूषण को भी तलब किया गया है। कोर्ट में पेश होने की तारीख 18 जुलाई की बताई गई है। 18 जुलाई को बृजभूषण सिंह की हाजिरी लगेगी कोर्ट में और ऐसे में अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीच में ये मामला एकदम ही सुन पड़ गया था, लेकिन अब देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब कर लिया है बृजभूषण को और ये मामला अब ज्यादा कोर्ट में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीक्षा, ये मामला अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस चीज का इंतजार था वो पल आ गया। 18 जुलाई की तारीख बताई जा रही है जब हाजिर होंगे बृजभूषण कोर्ट में। देखिए स्वीटी, बता दूं अब बृजभूषण को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ समन जारी किया हुआ था। उस पर समन जारी करते हुए आज तलब किया गया है बृजभूषण के खिलाफ धारा को लेकर। आज दिल्ली और राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, इसके साथ ही WFIA के सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ समन जारी किया है। आपको बता दें इससे पहले इस मामले की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान दिल्ली पुलिस से मामले में चार्जशीट दाखिल गई थी। उसमें 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल गई थी। तो उस दौरान दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के खिलाफ उन्हें बरी कर दिया था। तो फिलहाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 नाबालिग के यौन शोषण मामले में बृजभूषण के खिलाफ ये संज्ञान लिया दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिसके चलते 18 जुलाई को अब पेश होने के लिए कहा गया है बृजभूषण शरण और विनोद तोमर को। इसके साथ ही आपको बता दूं स्वीटी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धाराएं काफी ज्यादा गंभीर लगाई गई हैं। बृजभूषण के खिलाफ 354, 354A और 354D। आपको बता दूं 354 के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही गैर जमानती है धारा है और इसके साथ ही दूसरी धारा जो 354A लगाई गई है उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है, ये जमानती धारा है। वहीं 354D के तहत भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो फिलहाल अब जो मुश्किल है बृजभूषण की वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही वहीं आपको बता दूं विनोद तोमर के खिलाफ भी 354 और 354A के तहत भी उनके खिलाफ और 106 के तहत उन पे गंभीर धारा लगाई गई है। स्वीटी, अब लग रहा है दीक्षा कि जिस मामले को लेकर, जिस उत्पीड़न को लेकर जो पहलवान थे वो सड़क पे आए थे, अब वो मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी स्वीटी, अब देखना ये होगा क्योंकि अब बृजभूषण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है और इस समन जारी किया गया है। तो जिस 15 जून को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तब दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया गया था। उनके से मांगा गया था कि आखिरकार 1500 पन्नों की जो आपने चार्जशीट दाखिल की है उसका क्या आधार है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली पहलवानों ने जो शुरुआत करी थी लड़ाई की,
गिरफ्तारी की मांग करी थी, वो फिलहाल अब ये ब्रजभूषण के खिलाफ जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ेगा, क्योंकि आपको बता दूं अब कोर्ट को पेश होने के लिए कहा गया है ब्रजभूषण को, बहुत जिसको लेकर पहलवान लगातार जानकारी के लिए मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आप देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। और गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी सदस्य उमेश राय उर्फ गौरा राय की 4.60 करोड़ अचल बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। वहीं पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के घर पर भी कुर्की की नोटिस चस्पा किया गया। तो अफसा अंसारी के घर पे नोटिस चस्पा किया गया। बता दें कई ऐसे मामले हैं जो अफसा अंसारी के ऊपर दर्ज है। ऐसे में ये मामला अब जो है तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अफसा अंसारी के घर पे नोटिस चस्पा करने के लिए पुलिस पहुंची थी और कुर्की की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि ढोल बैंड के साथ ये कुर्की की गई है। ऐसे में अब देखिए ये मामला जो है और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अफसा अंसारी अभी तक फरार है और ऐसे में पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। इसलिए पुलिस अब उनके जो तमाम जायदाद है उनको कुर्की करने की तैयारी में लगी हुई है। और देखिए इसलिए पुलिस कुर्की करने के लिए उनके घर के बाहर पहुंची है और नोटिस चस्पा किया है। तो 4.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अफशा अंसारी के घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। कई ऐसे मामले हैं जो अफशा अंसारी और मुख्तार अंसारी के गैंग के कई सदस्यों के ऊपर दर्ज है और ऐसे में 50 से ज्यादा इन मामलों की संख्या बताई जा रही है जो कि इनके ऊपर दर्ज है। और ऐसे में देखिए पुलिस के हाथ से लगातार निकलती हुई नजर आ रही है। अफशा अंसारी अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है और 4.60 करोड़ की संपत्ति टोटल बताई जा रही है, जिसको लेकर ये कुर्की की गई है। नोटिस जो है वो चस्पा किया गया उनके घर के बाहर और पुलिस की यहाँ पे फोर्स आपको नजर आ रही है। ढोल के साथ यहाँ पे पुलिस पहुंची थी ये नोटिस चस्पा करने के लिए, कुर्की के लिए नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंची थी। उनके घर के बाहर ये नोटिस चस्पा हो चुका है। तो अफशा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, अब उनको लेकर पुलिस और भी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस लगातार इतने दिनों से ढूंढने के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। लगातार अफशा अंसारी जो है अफशा अंसारी फरार चल रही है। पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है। इसके बाद पुलिस ने कदम उठाया और नोटिस चस्पा किया है। सुशील तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ा कदम ये माना जा रहा है पुलिस विभाग की ओर से। अगर सबसे बड़ी बात करें तो गाजीपुर में लगातार मुख्तार अंसारी के जो भी सहयोगी हैं उन पर लगातार पुलिस की टेढ़ी नजर है। उसी पर बड़ी कार्रवाई की गई। गोरा राय, उमेश राय, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी था और लगभग 12 मुकदमे न्यायालय में लंबित थे और ये मोहम्मदाबाद का मामला था जहां पर IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सबसे खास गुर्गों में अगर कहें सक्रिय सदस्य की भूमिका में थे उमेश राय उर्फे गोरा राय और उन्हीं की संपत्ति। और अगर हम बात करें तो गोरा राय ने इन संपत्तियों को अपनी मां के नाम पर भी दर्ज किया था। उसमें अपनी मां के नाम लगभग 60 लाख की संपत्ति थी और खुद अपने नाम पर भी 4 करोड़ की वो संपत्तियां थी। तो आज बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 4 करोड़ 60 लाख की अचल बेनामी संपत्ति, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है, जिसको प्रशासन ने आज कुर्क कर दिया। और मुख्तार अंसारी पर अभी से पहले भी जो उसके करीबी थे, परसों पुलिस का छापा पड़ा था मोहम्मदाबाद में, जो होटल पर उनके छापा उनके करीबी पर हुआ, उसको भी बंद कर दिया गया। और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफशा अंसारी, और उन पर भी 50,000 का इनाम रखा गया है। और पुलिस उनकी खोजबीन में लगातार लगी हुई और लगातार पुलिस को वो झांसा देकर अब तक वो पकड़ में नहीं आई है। उसके तहत भी बड़ी कार्रवाई की गई। CRPC की धारा 82 कब तक पुलिस इनको पकड़ पाती है या पकड़ पाती है या फिर नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।